नमस्कार। 29 अक्टूबर को जो ईसी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने जो मुद्दा उठाया 0 आवर में और एजेंडा आइटम के तहत, वो मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, बता रही हूँ, एक तरह से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। सबसे पहले 0 आवर में हमने एब्जॉर्प्शन का मुद्दा उठाया और समस्याओं से परिचित कराया कि किस तरह से कई सालों से एडहॉक साथी जो है हमारे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशंस भी होल्ड कर रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं। सारे कॉलेजेस जो हैं वो उन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी सुविधा नहीं है, उनके जॉब की कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। और ये जो और पिछले महीने में और पिछले कुछ साल में जो भी सिलेक्शन कमेटी बैठी है, उसमें डिस्प्लेसमेंट ही हुआ है। हमने कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट का हवाला दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट ऑफ और लॉ डिपार्टमेंट और लॉ का भी, लॉ फैकल्टी में जो मास डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसका हवाला देते हुए हमने बताया कि किस तरह से सिलेक्शन कमेटी के थ्रू टीचर्स जो है वो बहुत ही भारी संख्या में डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनके, और हमने वहाँ बताया जिसके कारण कि एब्जॉर्प्शन जो है वही हमें एक अप्रोच दिखता है, जिससे कि वन टाइम एब्जॉर्प्शन, जैसे कि करीबन 5,000 टीचर्स जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, उनका भला हो, उनकी नियुक्ति परमानेंट हो। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है जो एडहॉक से जुड़े हुए 5 दिसंबर का लेटर, उसको नोटिफाई करने के लिए और इसको अडॉप्ट करने के लिए, ये हम इसके बारे में हमने बताया इस बार। और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे और डॉक्यूमेंट्स के तहत ही उनको दिखा रहे थे कि यूजीसी का लेटर, पीआईबी का पब्लिकेशंस, रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस में किस तरह से स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के बारे में नहीं कहता है कि ये सभी जो वर्किंग एडहॉक टीचर्स हैं उनको इंटरव्यू फेस करने के लिए बुलाया जाए। इसीलिए इस मुद्दे को ही रखते हुए हमने जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पे जो एजेंडा में आया था, उसमें हम जो बहस कर रहे थे वो हम कह रहे थे कि आप सभी को, जो वर्किंग एडहॉक टीचर्स है, एज ए पॉलिसी मैटर आप सभी एडहॉक टीचर्स को इंटरव्यू के लिए बुलाए, लेकिन हम ये जो एनेक्स्चर 5.01 है उसको रिजेक्ट करते हैं। हम स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के से संबंधित जो भी है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि एडहॉक की जो समस्या है उसका समाधान एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही हो सकता है। उस दिशा में ही बढ़ा जाए, हम एब्जॉर्प्शन चाहते हैं। और हम वेल में भी इसके लिए गए थे एजेंडा आइटम के तहत जब बहस हो रहा था, और हम वाइस चांसलर के सामने अपना बहुत ज़ोरदार तरीके से ये सब बातें कह रहे थे, और जब वो नहीं मान रहे थे तो हम वेल में बैठे भी उसके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे और हमारे दूसरे साथी जो दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें थोड़ा सा डाइवर्जेंस था, उनमें हमारे अप्रोच में डाइवर्जेंस था। हम डूटा के ही स्टैंड को वहाँ पे रख रहे थे, और जबकि दूसरे पक्ष जो है वो बोल रहे थे कि 55 में से 5 घटा दीजिए, 50 कर दीजिए। तो ये अफरा तफरी जो हो गया, जो दो डाइवर्जेंट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे चल रहा था, उसके वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाया। एब्जॉर्प्शन का मामला जो है रफ़ा दफ़ा होने के कगार पे चला गया। और ये बाकी कोई भी रीज़न रहा हो, 50 वो कह रहे थे ठीक है करके वो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को उन्होंने हटाया नहीं, उन्होंने 5 दिसंबर के लेटर को भी अहमियत नहीं दी। लास्ट में जब एनी अदर मैटर में हमने उसको बोला कि आप 5 दिसंबर के लेटर को आप कम से कम रिकॉर्ड कीजिए, कि आप जब भी रिकॉर्ड में तो आएगा, मिनट्स में तो आएगा, लेकिन वो उन्होंने ऑफिशियल्स ने हमें बताया कि वो बाद में अगले मीटिंग में देखेंगे। इसके अलावा जो तीसरा बहुत ही अहम मुद्दा है जो एडहॉक शिक्षकों से जुड़ा हुआ है और विशेषकर महिलाओं से जुड़ा हुआ है, वो है मैटरनिटी लीव। इस बार भी हमने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से मैटरनिटी लीव के लिए एक ही मांग की और बताया कि किस तरह से पार्लियामेंट्री एक्ट 2017 जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, उसका वायलेशन हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और हमने
सारे क्लॉजेस को बताया कि मैटरनिटी वो 2017 के एक्ट में क्या है, जो जो जिस महिला ने 80 डेज तक साल में काम किया है उनको मैटरनिटी बेनिफिट, फुल मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। और यहाँ पे एडहॉक टीचर्स को ये का ह्यूमन राइट्स, उसका फंडामेंटल राइट्स, उसका लीगल राइट्स का हनन हो रहा है। हमें बड़ी ज़ोरदार तरीके में बताया। वाइस चांसलर काफ़ी नोट करके इसे सुन रहे थे। होपफुल है कि ये मामला जो है वो रिज़ॉल्व होना चाहिए। जबकि एक मैटरनिटी लीव पर कमेटी बैठ चुकी है, इसका भी हमने बताया कि मैटरनिटी लीव पे कमेटी बैठ चुकी है, लेकिन अभी 8 महीने हो गए हैं, उसमें उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया है। चौथा मुद्दा जो कि एडहॉक टीचर्स से ही संबंधित है वो था कि किस तरह से उनको टीचर्स वेलफेयर फंड में उनका मेंबरशिप जोड़ा जाए, TWF में उसका मेंबरशिप जोड़ा गया जाए, और इससे संबंधित जो भी बातें थी वहाँ पे हमने बताया। इसके अलावा प्रमोशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी लेवल का प्रमोशन हो, लाइब्रेरियंस का भी प्रमोशन हो लेवल 14 तक, और प्रोफेसर्स का, सीनियर प्रोफेसर्स में भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के का प्रमोशन हो, क्योंकि देखा गया है कि एक ही डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को सीनियर प्रोफेसर दिया जा रहा के लेवल तक प्रमोशन दिया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि सब लोग ये वहाँ पे एलिजिबल हैं। इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, ये हमने बताया। फिर पेंशन के लिए भी हमने बताया कि किस तरह से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जिसमें आज केवल 300-400 ही हमारे सीनियर शिक्षक रहे हुए हैं, बच गए हैं, और हर एक वीक में कोई किसी न किसी के डिमाइस का खबर आता है। और ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का जो अभी कोर्ट में चल रहा है, उसका वर्डिक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और हमने बताया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस बार कम से कम कोर्ट में फिर से नहीं जाना चाहिए उसके अगेंस्ट, रादर हमें ऑनर करना चाहिए वर्डिक्ट को, और जो कि बहुत पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत ही पॉजिटिव था। सब कैटेगरी वालों को ही को पेंशन देने के लिए कहा गया था। तो इसमें भी हमने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को रादर अपना प्रिपरेशन सारा जारी रहना चाहिए कि जैसे ही वर्डिक्ट आ जाए और पॉजिटिव वर्डिक्ट आए तो उसके खिलाफ ना जाके पेंशन बेनिफिट सबको दिया जाए, जो हमारे पुराने ओल्ड साथी हैं उनको दिया जाए। इसके अलावा 12 कॉलेजेस की जो क्राइसिस है उससे भी अवगत कराया गया, और बेसिकली हमने कहा कि इसका आप कोई भी पॉजिटिव इंटरवेंशन कीजिए, इस समस्या को सुलझाइए। आज दिल्ली गवर्नमेंट जो डिफंड कर दिया है, जिसके कारण कितनी सारी समस्याएं वहाँ पे कॉलेजेस में आई हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रहा है, मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं हो पा रहा है, और ये सारी समस्याएं वहाँ पे बढ़ती ही जा रही हैं, घटती नहीं हैं। इसीलिए कम से कम दिल्ली गवर्नमेंट से बात करें, या लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम लोग से मिले, पॉजिटिव इंटरवेंशन हो, और इस समस्या को जितना जल्दी सुलझाया जा सके उसे सुलझाया जाए। इसके अलावा हमने NEP के बारे में भी बात की। NEP के बारे में बताया कि किस तरह से बिना वाइडर कंसल्टेशन के, इसको बिना स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में पास किए हुए हैं, किस तरह से रश थ्रू किया गया, और एकेडमिक काउंसिल में केवल 15 मिनट उस पर दिया गया बहस करने के लिए, और इसको किस तरह से रश थ्रू किया गया, और अपने सारे आयाम के साथ EC में उसको पास कर दिया गया कि, और डिस्पाइट 3 डाइसेंस से पास किया गया। और हमने बताया कि किस तरह से ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ NEP, यदि NEP को ही इम्पोज करना था तो कम से कम वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए था, जिसका कि बाईपास किया गया इसमें। इसके अलावा ब्लेंडेड मोड की भी कमियों के बारे में हमने बताया। एडजंक्ट फैकल्टी किस तरह से टीचर्स के वर्कलोड को डिस्प्लेस करेंगे, ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग किस तरह से वर्कलोड को प्रभावित करेगा और टीचर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। इन सब मुद्दों को भी उठाया। कॉलेज ऑफ आर्ट्स पे कमेटी बनी हुई थी, और कॉलेज ऑफ आर्ट्स के डीफिलिएशन को अपोज किया उस कमेटी ने, और इस बात पे भी चर्चा हुई 0 आवर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दों को हमने उठाया। लॉ फैकल्टी के मुद्दे को उठाया, स्वाधानंद कॉलेज के मुद्दे को उठाया, विवेकानंद कॉलेज के मुद्दे के बारे में कहा।
फिर यंग टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए हिंदी माध्यम इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड को निदेशक को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीबन 70% जो छात्र हैं वो हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं और उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। लाइब्रेरियंस को प्रमोशन, म्यूज़िक डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी है लेकिन वहाँ पे रेयर बुक्स हैं और लाइब्रेरियन नहीं है। इस तरह से फ़ंड बढ़ाना चाहिए, रिसर्च के लिए फ़ंड बनाना चाहिए, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह कॉलेजेस में फिर से आना चाहिए। और भी बहुत सारे अहम मुद्दे थे जिनके बारे में हमने ज़ीरो आवर में उठाया और आशा किया कि नया वाइस चांसलर थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, पिछले वाइस चांसलर की तरह नहीं जहाँ की वो गवर्नर जनरल, ब्रिटिश राज के गवर्नर जनरल की तरह वो बैठे रहते हैं और हम लोग स्वराज पार्टी 1920s के स्वराज पार्टी की तरह के मेंबर्स की तरह, इलेक्टेड मेंबर्स की तरह वहाँ पे बोलते रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। हम आशा करते हैं कि वाइस चांसलर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव इंटरवेंशन ले और समस्याओं का समाधान करें। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मैंने ज़ीरो आवर में भी बताया, और जब एजेंडा पे आया तो रिपोर्टिंग आइटम से लेके जो भी एजेंडा आइटम में हमें जो भी ऑब्जेक्शन देना था हमने दिया। और स्क्रीनिंग के क्राइटेरिया में हमारा अप्रोच यही था कि जो कि डूटा के लाइन पे था कि हम उस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के अनेक्चर को हमें रिजेक्ट करना है और एज ए पॉलिसी मैटर सारे एडहॉक टीचर्स को जो कि पढ़ा रहे हैं आज के दिन में, उनको यदि इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। लेकिन दैट इज़ एज ए पॉलिसी मैटर हमने वो स्टैंड लिया। लेकिन देखते हुए कि किस तरह से हमारे एडहॉक शिक्षकगण जो है वो इतने सालों से अपने कॉलेजेस में एडहॉक की कैपेसिटी में पढ़ा रहे हैं, और जब कभी भी इंटरव्यू होता है तो मास डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये डर जो है वो इस डर से कैसे निजात पाया जाए। तो हमने ये भी पूछा कि जो इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन कमेटी होगी, उसमें आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि जो जहाँ पढ़ा रहा है उसका वहीं हो। इसका कोई जवाब नहीं था, इसीलिए हम एब्जॉर्प्शन को ही इसका एक मानते हैं कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से एब्जॉर्प्शन की दिशा में हम बढ़ें और एब्जॉर्प्शन एज एन अप्रोच को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको हम सोचें। और वो एक कमेटी के थ्रू ही हो सकती है, और कमेटी उसके कितना डूएबल है और किस और एटलीस्ट कितना स्टेप किस तरह से डूएबल है, इसके बारे में एक कमेटी ही सोच सकती है। तो इन सब लाइंस में आर्ग्यू करते हुए हमने एब्जॉर्प्शन की बात करी। यहाँ पे दूसरे पक्ष ने स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को कम करने के लिए 5 पॉइंट कम करने के लिए वो आर्ग्यू कर रहे थे, और हम कर रहे थे कि स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को आप हटाइए और एब्जॉर्प्शन की बात कीजिए। तो यही हमारा लाइन ऑफ डिफरेंसेस था। इसके अलावा भी जब एजेंडा आइटम में, रिपोर्टिंग आइटम में बहुत सारी चीज़ें आई जिसका कि हमने विरोध किया। कई सारे मुद्दे हो सकते हैं कि रह जाए, इस वीडियो में ना आ सके क्योंकि इसका टाइम लिमिट है। तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं उसके बारे में भी बोल सकूं और आप तक अपनी बात ले जा सकूं। यदि आप लोगों को लगता है कि कुछ छूट गया है और क्या कोई इशू है जिसके बारे में मुझे ईसी में उठाना चाहिए या मैंने जो उठाया होगा, तो उसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और हम फिर से उन सब इश्यूज़ पे हम आपको वीडियो बना के भेज सकते हैं या मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। आई एम वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज़। और आप यदि कभी भी चाहते हैं कि ईसी मीटिंग में हम कुछ उठाएं जो कि आप चाहते हैं कि हम मुझे उठाना चाहिए, तो आप सभी का स्वागत है। आप कभी भी मुझे फ़ोन करके, क्योंकि इसी की मीटिंग रेगुलर अभी 2 महीने पे हो रही है और हो सकता है कि अगला मीटिंग भी जल्दी हो, तो जो भी इशू आपको लगता है कि मुझे उठाना चाहिए तो इसमें आपका स्वागत है। मेरे फ़ोन पे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।